Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So this is the second video on the unit 4.4 the sign of 4 from class 12 English. This is an extract from the famous novel by Sir Arthur Ignatius Conan Doyle which is titled as The Sign of 4. पहले वीडियो में हमने इस नॉवेल के थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स और सेटिंग के बारे में अच्छे से समझ लिया है. अब इस सेकेंड वीडियो से हम स्टडी करेंगे इस नॉवेल की लैंग्वेज को बाय रीडिंग द एक्सट्रैक्ट लाइन बाय लाइन एंड अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल. सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द साइन ऑफ 4, चैप्टर 2. द स्टेटमेंट ऑफ द केस. Miss Morstan entered the room with a firm step and an outward composure of manner. She was a young lady, small, dainty, well-gloved, and dressed in the most perfect taste. There was, however, a plainness and simplicity about her costume which bore with it a suggestion of limited means. The dress was a sombre greyish beige, untrimmed and unbraided, and she wore a small turban of the same dull hue relieved only by a suspicion of white feather in the side. मिस मॉर्स्टन ने कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ कमरे में कदम रखा. वो एक यंग लेडी थी, छोटे कद की, अच्छी तरह से दस्ताने पहने और उम्दा कपड़े पहने हुए थी. हालांकि उसके ड्रेस में एक सादगी थी जो उसके सीमित साधनों की ओर इशारा कर रही थी. उनका ड्रेस एक डल ग्रे कलर का था, बिना किसी सजावट के बहुत सादा. उसने वैसे ही डल कलर की टर्बन पहनी हुई थी जिसमें सफ़ेद रंग के पंख लगे हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ी राहत मिलती थी. यानी इस पूरे ड्रेस में जो कि बहुत डल है, इन पंखों की वजह से जान आ गई थी. हर फेस हैड नाइदर रेगुलरिटी ऑफ फीचर नॉर ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन, बट हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट एंड एमिएबल, एंड हर लार्ज ब्लू आईज वर सिंगुलरली स्पिरिचुअल एंड सिंपैथेटिक. In an experience of women which extends over many nations and three separate continents, I have never looked upon a face which gave a clearer promise of a refined and sensitive nature. I could not but observe that as she took the seat which Sherlock Holmes placed for her, her lips trembled, her hand quivered, and she showed every sign of intense inward agitation. I have come to you, Mr. Holmes, she said, because you once enabled my employer, Mrs. Cecil Forrester, to unravel a little domestic complication. She was much impressed by your kindness and skill. उसके चेहरे में ना तो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास बात थी और ना ही उसके रंग में कोई खूबसूरती थी, लेकिन उसके भाव यानी एक्सप्रेशन बहुत मीठे और मिलनसार थे. उसकी बड़ी नीली आँखों में एक स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और हमदर्दी थी. कई देशों और 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैली महिलाओं के एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी ऐसा चेहरा नहीं देखा जो इतने पक्के तौर पर उसके उम्दा और सेंसिटिव स्वभाव नेचर के बारे में बता दे. मेरे लिए ये देखना मुश्किल नहीं था कि जैसे ही वो शर्लॉक होम्स की आगे बढ़ाई हुई कुर्सी पर बैठी, उसके होंठ और हाथ कपकपा रहे थे, जो ये साबित कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान और अनकम्फर्टेबल है. उसने कहा, मिस्टर होम्स, मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आपने एक बार मेरी एम्प्लॉयर यानी बॉस मिसेस सेसिल फॉरेस्टर को थोड़ी घरेलू जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन को सुलझाने में मदद की थी. वो आपकी काइंडनेस और स्किल से बहुत इम्प्रेस्ड थी. मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, ही रिपीटेड थॉटफुली. आई बिलीव दैट आई वॉज ऑफ सम स्लाइट सर्विस टू हर. द केस, हाउएवर, एज आई रिमेंबर इट, वॉज अ वेरी सिंपल वन. शी डिड नॉट थिंक सो, बट एट लीस्ट यू कैन नॉट से द सेम ऑफ माइन. I can hardly imagine anything more strange, more utterly inexplicable than the situation in which I find myself. Holmes rubbed his hands and his eyes glistened. He leaned forward in his chair with an expression of extraordinary concentration upon his clear-cut, hawk-like features. State your case, said he in brisk business tones. Mrs. Cecil Forrester, Holmes ने सोचते हुए दोहराया और कहा, हाँ, शायद मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की थी. हालांकि जहाँ तक मुझे याद है वो केस बहुत ही सीधा था. मैरी कहती हैं उन्हें ऐसा नहीं लगता था, और कम से कम आप मेरे केस के बारे में ऐसा नहीं कह सकते. जिन हालात में मैं आज खुद को पाती हूँ, इससे ज़्यादा अजीब और ना समझ आने वाली चीज़ के बारे में मैं शायद ही इमेजिन कर सकती हूँ. होम्स ने अपने हाथों को रगड़ा. उसकी आंखें चमक उठी. अपने बाज के जैसे तेज़ फीचर्स वाले चेहरे पे एक अनयूजुअल फोकस के साथ अपनी कुर्सी पे आगे झुक गए और बहुत ही व्यापारिक स्वर में कहा, अपना केस बयान कीजिए.
I felt that my position was an embarrassing one. You will, I'm sure, excuse me, I said, rising from my chair. To my surprise, the young lady held up her gloved hand to detain me. If your friend, she said, would be good enough to stop, he might be of inestimable service to me. I relapsed into my chair. Briefly, she continued, the facts are these. My father was an officer in an Indian regiment who sent me home when I was quite a child. My mother was dead, and I had no relative in England. I was placed, however, in a comfortable boarding establishment at Edinburgh, and there I remained until I was 17 years of age. मुझे लगा कि मेरा वहाँ होना ठीक नहीं. मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए होम से कहा, आई एम श्योर यू विल एक्सक्यूज़ मी. मैं बहुत हैरान रह गया जब उस लेडी ने दस्ताने पहने हाथों से मुझे रोक लिया और होम से कहा, अगर आपके दोस्त रुकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. वो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं. मैं अपनी कुर्सी पर फिर से बैठ गया. लेडी ने अपना केस बताना जारी रखा. उसने कहा कि फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं. मेरे फादर इंडियन रेजिमेंट में एक ऑफिसर थे. जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया. मेरी माँ की मौत हो गई थी और लंदन में मेरा कोई नहीं बचा था. हालांकि मुझे एडिनबर्ग के एक आरामदायक बोर्डिंग एस्टैब्लिशमेंट में रखा गया था जहाँ मैं 17 साल तक रही. In the year 1878, my father, who was senior captain of his regiment, obtained 12 months' leave and came home. He telegraphed to me from London that he had arrived all safe and directed me to come down at once, giving the Langham Hotel as his address. His message, as I remember, was full of kindness and love. On reaching London, drove to the Langham and was informed that Captain Mostyn was staying there, but that he had gone out the night before and had not yet returned. I waited all day without news of him. That night, on the advice of the manager of the hotel, I communicated with the police, and next morning we advertised in all the papers. Our inquiries led to no result, and from that day to this, no word has ever been heard of my unfortunate father. 1878 में मेरे फादर, जो कि अपनी रेजिमेंट के कैप्टन थे, एक साल की छुट्टी लेकर इंग्लैंड वापस आए. उन्होंने मुझे लंदन से लेटर लिखकर अपने सुरक्षित लौट आने की खबर दी और अपना पता लंघम होटल बताते हुए जल्दी आकर मिलने को कहा. उनका मैसेज, जहाँ तक मुझे याद है, दया और प्रेम से भरा हुआ था. जब मैं लंघम होटल पहुँची तो मुझे बताया गया कि मेरे पिता वहाँ रह रहे थे, लेकिन वो पिछली रात से बाहर गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे. मैं सारा दिन उनका इंतज़ार करती रही, मगर कोई खबर न मिली. होटल के मैनेजर की सलाह पे मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया और अगले दिन सारे अखबारों में इश्तेहार भी दिया, लेकिन पूछताछ और खोज का कोई नतीजा नहीं निकला और उस दिन से आज तक मेरा भागे पिता के बारे में कुछ न पता चला. He came home with his heart full of hope and to find some peace, some comfort, and instead she put her hand to her throat and a choking sob cut short the sentence. The date? Asked Holmes, opening his notebook. He disappeared upon the 3rd of December 1878, nearly 10 years ago. His luggage remained at the hotel. There was nothing in it to suggest a clue. Some clothes, some books, and a considerable number of curiosities from the Andaman Islands. He had been one of the officers in charge of the convict guard there. Had he any friends in town? Only one that we knew of, Major Sholto of his own regiment, the 34th Bombay Infantry. वो आशा से भरे दिल के साथ घर आए, कुछ आराम पाने के लिए, कुछ सुकून पाने के लिए, और उसके बजाय, कहते हुए उसने अपनी गर्दन पे हाथ रखा और एक घुटन भरी आह ने उसकी बात को अधूरा छोड़ दिया. तारीख? होम्स ने अपनी नोटबुक खोलते हुए पूछा. मैरी ने जवाब दिया. वो 3 दिसंबर 1878 को लापता हुए, करीब 10 साल पहले. उनका सामान? होम्स ने पूछा. मैरी ने कहा कि वो उनके होटल के कमरे में ही था. उसमें ऐसा कुछ ना मिला जो उनका कोई सुराग दे सके. बस कुछ कपड़े, कुछ किताबें और काफ़ी ज़्यादा अनोखी चीज़ें जो अंडमान आइलैंड से थी. वहाँ पर वो कन्विक्ट गार्ड के ऑफिसर इंचार्ज थे. होम्स पूछते हैं कि क्या उनका शहर में कोई दोस्त था. मैरी कहती है, सिर्फ एक दोस्त जिनके बारे में हम जानते थे, वो थे मेजर शॉल्टो. वो उनकी ही 34th बॉम्बे इन्फेंट्री के रेजिमेंट में थे. द मेजर हैड रिटायर्ड सम लिटिल टाइम बिफोर and lived at Upper Norwood. We communicated with him, of course, but he did not even know that his brother officer was in England. A singular case, remarked Holmes. I have not yet described to you the most singular part.
About 6 years ago, to be exact, upon the 4th of May 1882, an advertisement appeared in the Times asking for the address of Miss Mary Mostyn and stating that it would be to her advantage to come forward. There was no name or address appended. I had at that time just entered the family of Mrs. Cecil Forrester in the capacity of governess. By her advice, I published my address in the advertisement column. The same day there arrived through the post a small cardboard box addressed to me, which I found to contain a very large and lustrous pearl. मेजर कुछ वक्त पहले ही रिटायर हुए थे और अपर नॉवुड में रहते थे। बेशक हमने उनसे भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें भी ये भी नहीं पता था कि उनके साथी अफसर इंग्लैंड से वापस आ गए थे। एक अनोखा केस, होम्स ने टिप्पणी की। मैरी कहती है कि मैंने अभी तक आपको सबसे अनोखी बात तो बताई ही नहीं। लगभग 6 साल पहले, एग्जैक्टली 4 मई 1882 को टाइम्स में एक विज्ञापन छपा था, जिसमें मिस मैरी मॉसन का पता पूछा गया और लिखा गया था कि आगे आना यानी अपना पता देना मैरी के लिए फ़ायदेमंद होगा। उस इश्तिहार में कोई नाम या पता नहीं दिया गया था। मैं उस वक्त मिसेस सेसिल फॉरेस्टर के परिवार में गवर्नेंस के रूप में काम कर रही थी। उनकी सलाह पर मैंने अपना पता एडवर्टिजमेंट कॉलम में पब्लिश कर दिया। उसी दिन डाक से मेरे लिए एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स आया, जिसमें एक बहुत बड़ा और चमकदार मोती था। नो वर्ड ऑफ राइटिंग वॉज enclosed. Since then, every year, upon the same date, there has always appeared a similar box containing a similar pearl, without any clue as to the sender. They have been pronounced by an expert to be of a rare variety and of a considerable value. You can see for yourself that they are very handsome. She opened a flat box as she spoke and showed me 6 of the finest pearls that I had ever seen. "The statement is most interesting," said Sherlock Holmes. "Has anything else occurred to you?" "Yes, and no later than today. That is why I have come to you. This morning I received this letter, which you will perhaps read for yourself." "Thank you," said Holmes. "The envelope too, please." उसमें कोई भी लिखा हुआ नोट नहीं था, और तब से हर साल एक ही तारीख पे हमेशा बिल्कुल वैसा ही बॉक्स भेजा जाता है जिसमें वैसा ही मोती होता है। भेजने वाले का कोई सुराग उसमें नहीं होता। एक्सपर्ट्स ने इन मोतियों को बेहतरीन और रेयर यानी दुर्लभ और कीमती बताया है। आप खुद देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। कहते हुए मैरी ने एक फ्लैट बॉक्स खोला और उसमें 6 बेहतरीन मोती दिखाई दिए जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। होम्स कहते हैं कि आपका स्टेटमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपके साथ और भी कुछ हुआ है? उन्होंने आगे पूछा। हाँ, और आज ही, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, मैरी ने कहा। आज सुबह मुझे ये लेटर मिला, जिसे आप अगर खुद पढ़ लें। होम्स लेटर लेते हुए कहते हैं थैंक यू, और साथ ही इस लेटर का एनवेलप भी मांग लेते हैं। पोस्टमार्क लंडन SW, डेट July 7. Man's thumb mark on corner. Probably postman. Best quality paper. Envelopes at 6 pence a packet. Particular man in his stationery. No address. Be at the 3rd pillar from the left outside the Lyceum Theatre tonight at 7 o'clock. If you are distrustful, bring 2 friends. You are a wronged woman and shall have justice. Do not bring police. If you do, all will be in vain. Your unknown friend. Well, really, this is a very pretty little mystery. What do you intend to do, Miss Morstan? That is exactly what I want to ask you. Then we shall most certainly go. You and I and... Yes, why, Dr. Watson is the very man. Your correspondent says 2 friends. He and I have worked together before. कोने पर एक आदमी के अंगूठे का निशान, शायद पोस्टमैन का। बेस्ट क्वालिटी पेपर, 6 पैसे एक पैकेट पर लिफाफा। शायद अपनी स्टेशनरी को लेके बहुत ही पर्टिकुलर है ये आदमी। कोई पता नहीं। आज रात 7 बजे लाइसियम थिएटर के बाहर बाईं ओर से 3रे पिलर के पास मिले। अगर आपको कोई शक है तो 2 दोस्तों को साथ लाएं। आप एक अन्यायी महिला है, यानी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, पर आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पुलिस को साथ मत लाना, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आपका अनजान दोस्त। लेटर पढ़ के होम्स कहते हैं सच में ये एक अजीब सी मिस्ट्री है। आप क्या करने का इरादा रखती हैं, मिस मॉस्टन? मैरी कहती है ठीक यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। होम्स कहते हैं हमें ज़रूर ही चलना चाहिए, आप और मैं, और हाँ क्यों ना डॉक्टर वॉटसन। आपको लेटर भेजने वाले का कहना है 2 दोस्त। डॉक्टर वॉटसन और मैंने पहले भी साथ काम किया है। बट वुड ही कम? शी आस्क्ड विद समथिंग अपीलिंग इन हर वॉइस एंड एक्सप्रेशन। I should be proud and happy, said I fervently, if I can be of any service. You are both very kind, she answered.
I have led a retired life and have no friends whom I could appeal to. If I'm here at 6, it will do, I suppose? You must not be later, said Holmes. There is one another point, however. Is this handwriting the same as that upon the pearl box addresses? I have them here, she answered, producing half a dozen of pieces of paper. You are certainly a model client. You have the correct intuition. Let us see now. He spread out the papers upon the table and gave little darting glances from one to the other. Here. लेकिन क्या वो साथ चलेंगे? मैरी ने विनती करती हुई आवाज़ और भाव के साथ पूछा। मुझे बहुत गर्व और खुशी होगी, मैंने बहुत उत्साह से कहा, अगर मैं किसी भी काम आ सकूं। आप दोनों बहुत दयालु हैं, मैरी ने कहा। मैंने बहुत खामोश और अकेले जीवन जिया है। मेरा कोई दोस्त नहीं जिससे कि मैं मदद मांग सकती। अगर मैं यहाँ शाम के 6 बजे आऊँ तो क्या ठीक रहेगा? मैरी ने पूछा, जिस पर होम्स ने कहा कि देरी नहीं करना। हालांकि एक और बात कि क्या ये हैंडराइटिंग वही है जो पर्ल बॉक्स के पतों पर है? मेरे पास वो है, कहते हुए मैरी ने होम्स को आधा दर्जन कागज़ के टुकड़े दिए, जिस पर होम्स इम्प्रेस होते हुए कहते हैं कि आप सच में एक मॉडल क्लाइंट हैं। आपके पास बिल्कुल सही इंट्यूशन यानी सहज बोध है। चलिए अब देखते हैं, कहते हुए होम्स टेबल पर सारे कागज़ फैला देते हैं और उन पे तीखी निगाहें डालते हुए मुआयना करते हैं। They are disguised hands, except the latter, he said presently. But there can be no question as to the authorship. See how the irrepressible Greek will break out, and see the twirl of the finals? They are undoubtedly by the same person. I should not like to suggest false hopes, Miss Morstan, but is there any resemblance between this hand and that of your father? Nothing could be more unlike. I expected to hear you say so. We shall look out for you then, at 6. Please allow me to keep the papers. I may look into the matter before then. It is only 3:30. Au revoir, then. Au revoir, said our visitor, and with a bright, kindly glance from one to the other of us, she replaced her pearl box in her bosom and hurried away. होम्स हैंडराइटिंग की जांच करते हुए कहते हैं कि लेटर को छोड़कर इन पेपर्स की हैंडराइटिंग जानबूझकर अलग बनाई हुई लगती है, मगर लेटर लिखने वाले के बारे में कोई शक नहीं। देखो कैसे ऑथर की ग्रीक बाहर आती हुई नज़र आती है, और फाइनल्स के इन चक्करों को देखो, बिना किसी शक के ये उसी इंसान के हैं। मैं किसी तरह की झूठी उम्मीदें नहीं बांधना चाहता, लेकिन मिस मैरी मॉर्सन, क्या ये हैंडराइटिंग किसी तरह आपके पिता की हैंडराइटिंग से मेल खाती है? मैरी कहती है कि कुछ भी इससे ज़्यादा अलग नहीं हो सकता। यानी दूर दूर तक ये हैंडराइटिंग और मैरी के पिता की हैंडराइटिंग में कोई भी समानता नहीं। मुझे लगा ही कि आप यही कहेंगी। ठीक है, 6 बजे हम आपका इंतज़ार करेंगे। कृपया कर मुझे इन कागजात को रखने की अनुमति दें। मैं इस मामले की पहले जांच कर सकता हूँ। अभी सिर्फ 3:30 बजे हैं। अलविदा फिर। अलविदा, कहते हुए हमारे विजिटर ने हम पर एक एक करके ब्राइट यानी कि उज्ज्वल और काइंडली यानी दयालु नज़र हम पे डाली और पर्ल बॉक्स को अपने बाजू में दबाए हुए वहाँ से चली गई। Standing at the window, I watched her walking briskly down the street until the grey turban and white feather were but a speck in the sombre crowd. What a very attractive woman! I exclaimed, turning to my companion. He had lit his pipe again and was leaning back with drooping eyelids. Is she? He said languidly. I did not observe. You really are an automaton, a calculating machine, I cried. There is something positively inhuman in you at times. He smiled gently. It is of the first importance, he said, not to allow your judgment to be biased by personal qualities. A client is to me a mere unit, a factor in a problem. खिड़की पे खड़े होकर मैंने उसे सड़क पे तेज़ी से चलते हुए देखा, जब तक कि उसके ग्रे कलर की टर्बन और उस पे लगे सफ़ेद पंख भीड़ में गायब नहीं हो गए। कितनी आकर्षक महिला है, मैंने अपने साथी की ओर मुड़कर कहा। उसने फिर से अपना पाइप जला लिया था और आंखें बंद करते हुए अपनी कुर्सी पे पीछे की ओर झुक रहा था। अच्छा, क्या वाकई? मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने सुस्ती से कहा, आप सच में बहुत भावहीन इंसान हैं, एक कैलकुलेटिंग मशीन। मैंने कहा, आप में कई बार कुछ अमानवीय सा लगता है। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह बहुत ज़रूरी है कि अपने जजमेंट को इंसान की क्वालिटी से बायस ना होने दें। एक क्लाइंट मेरे लिए केवल एक इकाई है, प्रॉब्लम का एक हिस्सा, एक तत्व। द इमोशनल क्वालिटीज़ आर एंटागनिस्टिक टू क्लियर रीजनिंग. I assure you that the most winning woman I ever knew was hanged for poisoning 3 little children for their insurance money.
and the most repellent man of my acquaintance is a philanthropist who has spent nearly $250,000 upon the London poor. In this case, however, I never make exceptions. An exception disproves the rule. Have you ever had occasion to study character in handwriting? What do you make of this fellow's scribble? It is legible and regular, I answered. A man of business habits and some force of character. इमोशनल क्वालिटीज़ क्लियर रीजनिंग के अपोजिट होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने सबसे आकर्षक दिखने वाली औरत को 3 छोटे बच्चों को उनके बीमा के पैसों के लिए जहर देकर मारने पर फांसी पर चढ़ते देखा है, और अपने जानने वालों में सबसे घिनौना दिखने वाला आदमी सबसे ज़्यादा दयालु है, जिसने लंदन के गरीबों पर लगभग 1/4 मिलियन दान कर दिए हैं। इस मामले में भी मैं कोई एक्सेप्शन नहीं रखता। एक्सेप्शन किसी भी रूल को डिसप्रूव करता है। क्या आपको कभी किसी इंसान की हैंडराइटिंग से उसके कैरेक्टर को पढ़ने का मौका मिला है? आप इस बंदे की हैंडराइटिंग से क्या समझते हैं? यहाँ पे होम्स मैरी को लिखे लेटर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर वॉटसन कहते हैं, ये पढ़ने लायक और साधारण है। मैंने जवाब दिया, व्यापारिक आदतों का आदमी और कैरेक्टर से मजबूत लगता है। होम्स शुक हिज हेड. Look at his long letters, he said. They hardly rise above the common herd. That D might be an A, and that I an E. Men of character always differentiate their long letters, however illegibly they may write. There is vacillation in his case and self-esteem in his capitals. I am going out now. I have some few references to make. Let me recommend this book, one of the most remarkable ever penned. It is Winwood Reade's Martyrdom of Men. I shall be back in an hour. I sat in the window with the volume in my hand, but my thoughts were far from the daring speculations of the writer. होम्स ने अपना सर नामे हिलाया और कहा, इसके लॉन्ग लेटर्स को देखो, वो बाकी लेटर्स से शायद ही थोड़ा ऊपर उठते हैं। ये जो डी है ए की तरह है, और वो जो आई है वो ई हो सकता है। मैन ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्रवान आदमी हमेशा अपने लॉन्ग लेटर्स में फ़र्क रखते हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी तरह लिखे। उसके के में बहुत हिचकिचाहट है और कैपिटल्स में बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। मैं अब बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता लगाना है। मैं तुम्हें इस बुक को पढ़ने की सलाह देता हूँ, जो अब तक की लिखी हुई सबसे अच्छी बुक है। वो है विनवुड रीड्स की बुक मार्टीरडम ऑफ मेन। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। ये कहते हुए होम्स निकल गए और मैं हाथ में बुक लेकर अपनी खिड़की पर बैठ गया, लेकिन मेरा ध्यान और मेरी सोच इस राइटर के साहसी अटकलों से बहुत दूर थे। My mind ran upon our late visitor. Her smiles, the deep, rich tones of her voice, the strange mystery which overhung her life. If she were 17 at the time of her father's disappearance, she must be 27 now. A sweet age, when youth has lost its self-consciousness and become a little sobered by experience. So I sat and mused until such dangerous thoughts came into my head that I hurried away to my desk and plunged furiously into the latest treatise upon pathology. What was I? An army surgeon with a weak leg and a weaker banking account that I should dare to think of such things? She was a unit, a factor, nothing more. If my future were black, it was better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisp of the imagination. मेरा दिमाग हमारे आखिरी विजिटर की सोच में गुम था। उसकी मुस्कान, उसकी गहरी आवाज़ और एक अजीब सी मिस्ट्री जिसने उसकी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया था। अगर वो अपने पिता के लापता होने के वक्त 17 साल की थी तो वह अब 27 साल की होगी। एक मीठी उम्र जिसमें लड़कपन अपना असर खो देता है और अनुभवों से थोड़ा शांत हो जाता है। तो मैं बैठा बस यही सब सोचता रहा जब तक कि मेरे दिमाग में ऐसे खतरनाक ख्याल नहीं आए कि मैं जल्दी से खिड़की से उठकर अपनी मेज़ पर आ गया और पैथोलॉजी पे लिखी नई ट्रिटाइज की ओर लपका। मैं आखिर हूँ क्या? एक कमज़ोर पैर वाला आर्मी सर्जन जिसका बैंक खाता उसके पैर से भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो क्या मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की हिम्मत करनी चाहिए? वो सिर्फ एक यूनिट है, एक फैक्टर और कुछ नहीं। अगर मेरा भविष्य अंधकार है तो एक आदमी की तरह इसका सामना करना बेहतर है, बजाय इसके कि अपनी कल्पनाओं की मिथ्याभास से इसे रोशन करने की कोशिश की जाए।
तो लर्नर्स, हम इस फर्स्ट चैप्टर की एंड में ही अच्छे से समझ सकते हैं कि डॉक्टर वॉटसन जो कि नरेटर हैं, इस पूरी कहानी को वही नरेट कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में, वो किस तरह जो उनकी विजिटर है, जो उनकी क्लाइंट है मिस मैरी मॉसन से आकर्षित है, बट वो अपने आकर्षण को छुपाने की और इग्नोर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, वो समझते हैं कि उनका भविष्य अभी अंधकार है और वो ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते. So with this, we have completed this one chapter and we have come to the end of this video, and we will take the chapter forward from the next video. I hope you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. Thank you very much.